चलिए, ये हो गया था कि प्रोग्राम्स क्या है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में क्या पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर भी बताए थे, पहले से भी आप जान रहे होंगे। सॉफ्टवेयर दो तरह के होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पीडीएफ आज क्लास के बाद हम शेयर कर देंगे, और कल वीडियो भी आपको दोनों क्लास का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आप बनाएंगे। हाँ, इसको नोट्स को आपको हैंड रिटन बनाना है ना, चेक करेंगे फिर। ऐसा नहीं कि इसको बस सॉफ्ट कॉपी रखना है, या फिर आपको क्या रखना है, या फिर आपको प्रिंट आउट निकालना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, आप पढ़े भी होंगे ब्रीज कोर्स में, या फिर आप फंडामेंटल में भी इसको पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पर ब्रीफली मैं डिस्कस करते जाता हूं। ठीक है, दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे, एक हो गया लो लेवल लैंग्वेज, और एक क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में दो चीजें आती हैं, कौन कौन, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, है ना। लो लेवल लैंग्वेज इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। अब दिमाग में सबको आ गया होगा, बाइनरी लैंग्वेज बोले तो, बाइनरी नंबर बोले तो 0 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। यूनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2, और टर्नरी मतलब 3 होता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यानी कि पूरा कोडिंग उसमें 0 1 में होता है, यानी उसके अलावा कोई और चीजें यूज नहीं होती। क्लियर है। तो जब पहले कंप्यूटर सिस्टम जब शुरुआत में आया होगा, आप फंडामेंटल में जब उसका ये हिस्ट्री पढ़ेंगे या जनरेशन पढ़ेंगे, तो जनरेशन में आप पढ़े होंगे, जनरेशन अभी आप फंडामेंटल में पढ़े होंगे, तो पहले तब तो जानते होंगे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बेसिक कुछ। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होता था कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता था, अभी भी कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, बट उस समय यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए भी क्या पढ़ना पड़ता था, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर वही लोग यूज करता जो 0 1 की कोडिंग जानता। अब बताइए कि पहले कंप्यूटर यूज करना आसान था या टफ था, टफ था ना, क्योंकि आप अभी अगर आपको लिखना है सीमेज कॉलेज, तो आसानी से आप जैसे कॉपी पर लिखते हो टाइप कर लेते हो, बट पहले हर चीज 0 1 के फॉर्मेट में लिखना रहता था। अच्छा, बेसिकली पहले जब कंप्यूटर यूज होता था तो बेसिक पर्पस क्या था कंप्यूटर का, कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर सपोज मैं अगर बात करूं कैलकुलेशन के लिए, तो सपोज दो नंबर आपको जोड़ना है, 10 + 20, बट पहले हम लोग एडिशन करने के लिए ऐसे नहीं लिखते थे। पहले क्या होता था, बाइनरी, यानी कि 10 की बाइनरी क्या होगी, 20 की बाइनरी क्या होगी। तो 10 की बाइनरी क्या होती है, बाइनरी सीखे हैं इसके पहले, 1 0 1 0। अगर नहीं होगा तो आप सीख लेंगे जाके, चला के फंडामेंटल में सिखाया जाएगा, बट आपको टास्क है कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 10 की होती है 1 0 1 0, 20 का क्या होता है 1 0 और नहीं नहीं नहीं, 1 0 हो गया, 1 0 0। ठीक है, ठीक है, इसका 20 का बाइनरी हो गया। तो यानी कि पहले जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, तो यूजर को कुछ इसी तरह लिखना पड़ता होगा, है ना। तो ये लिखना टफ था ना, क्योंकि हर एक चीज मशीन में होगा, तो कंप्यूटर को यूज करना क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, तो ये कौन सा लैंग्वेज कहलाता है, दो लेवल में कौन सा, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनो सर, लेकिन कोई अल्फाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपको देखना है। अल्फाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट को कन्वर्ट करने के लिए जितना भी अल्फाबेट लेटर्स है या स्पेशल लेटर्स है, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आस्की वैल्यू। क्या बोलते हैं? आस्की वैल्यू, ठीक है। इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। जितना भी कंप्यूटर में न्यूमेरिक वैल्यू छोड़ के जितना भी लेटर्स है या फिर स्पेशल सिंबल है, सबकी आस्की वैल्यू होती है। जैसे कैपिटल ए की क्या होती है? 65। क्या होता है? 65। एंड स्मॉल ए की क्या होती है? 97। अब बताइए कि कैपिटल बी का क्या होगा? रेस्पेक्टिवली चलता था, नहीं, कैपिटल बी 66 एंड कैपिटल जेड की 90 एंड 97 है, तो कैपिटल स्मॉल जेड की क्या होगी? 122। तो ये आस्की वैल्यू होता था जिसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे। तो मशीन लैंग्वेज यानी 2 और 0 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? अब मशीन के बाद, है ना, अब मशीन लैंग्वेज जब होता था तो कंप्यूटर को यूज उतना नहीं होता था। जिसको सीखना है, जो मशीन जानता है वही लोग यूज करेगा। तो अपने कन्वेनियंट के लिए, है ना, मशीन को यानी कंप्यूटर को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और इजिली यूज करने के लिए एक नया लैंग्वेज बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। ये ध्यान से सुनिएगा, सारा नोट्स भी है इसमें। मशीन के बाद क्या है आपको? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि बहुत सारा सेट ऑफ वर्ड्स बनाया गया। क्या बनाया गया? उस सेट ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स। एम साइलेंट है इसमें, निमोनिक्स कोड। उसमें क्या बनाया गया? तो जैसे आप जान रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, तो वहां पर तो सब चीज 0 1 था, लेकिन यहां पर वर्ड बनाया गया ऐड, ऑब्वियसली यूज फॉर एडिशन, सब सब्ट्रैक्शन, मल्ट, लीव, इक्वल, कॉपी, मूव, बहुत सारा हजारों वर्ड इस तरह का बनाया गया। और इसी वर्ड्स को जो असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया, उसको हम लोग कौन सा कोड कहते हैं? अभी बोला, नेमोनिक्स कोड। क्या बोलते हैं? तो पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज नेमोनिक्स कोड? नेमोनिक्स कोड इज ए स्पेशल वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में होता है? असेंबली लैंग्वेज में होता है। अब आप देखो, जैसे आप बाइनरी लैंग्वेज में थे तो आप कुछ इस तरह से लिखते थे 10 + 20 को ऐड करने के लिए, लेकिन जब असेंबली में पहुंचे तो हम लोग ये करने लगे, ऐड 10 and 20। तो कुछ तो आसान हुआ, अभी भी पूरी तरह आसान नहीं हुआ। जैसे अभी हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं और जैसे ही प्रेस करते हैं, लेकिन मशीन के बनिस्बत कुछ तो आसान हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से बनाया गया वर्ड नेमोनिक्स कोड, जिसके थ्रू कंप्यूटर को यूज करना आसान हो गया। लेकिन कंप्यूटर क्या है? ह्यूमन है या मशीन है? मशीन है। हम तो अपने कन्वेनियंट के हिसाब से किसके पर चले गए? असेंबली पर। लेकिन मशीन क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा कोडिंग को मशीन कैसे समझेगा? कुछ तो प्रोविजन होना चाहिए ना। मैं लिख रहा हूं असेंबली में, कंप्यूटर समझ रहा है मशीन में, तो क्या होगा? जो मेरे चीजों को समझ के एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। हम कोडिंग लिखें, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या होगा? आउटपुट देगा। तो उसके लिए क्या प्रोविजन आया? ट्रांसलेटर। पहले कंपाइलर को मत देइए, क्या प्रोविजन आया? ये उसी तरह है जिस तरह आप हिंदी जानते हो और आपको कोई फ्रेंच आदमी से कम्युनिकेट होना है, ना तो वो आदमी हिंदी जानता है ना आप फ्रेंच जानते हैं। क्लियर है? तो आप कम्युनिकेट होने के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। और ट्रांसलेटर ऑब्वियसली दोनों चीजों को जानेगा, हिंदी को भी और फ्रेंच को भी जानेगा। तो यहीं से आपका आया ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज से। क्लियर है? Yes, sir. अब कौन सा ट्रांसलेटर है?
असेंबलर। क्या है? असेंबलर। यानी कि अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज असेंबलर, तो असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर which is used to change assembly language into machine language and then after machine language to assembly language। क्लियर है? तो ये है आपका लो लेवल लैंग्वेज, यानी दो लो लेवल लैंग्वेज में दो चीजें आई, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, एंड ट्रांसलेटर का भी कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज का हर एक चीज का एडवांटेज होता है और उसका क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है। ऑब्वियसली हम लोग अगर चलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग आए और ये देखें मशीन लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज का डिफिनीशन जो मैंने बताया वही डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे अपने हिसाब से या नोट्स मेरा भी देख लेंगे। इसके बाद है एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का। फर्स्ट एडवांटेज है इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। ये लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन फास्ट कैसे होगा? क्योंकि ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूजर भी जान रहा है मशीन, एंड मशीन तो मशीन जान ही रहा है। तो नो, ऑब्वियसली जब दोनों लैंग्वेज जान रहे हैं तो कम्युनिकेट होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से देखें तो इसका एग्जीक्यूशन क्या है? फास्ट। ठीक है। इट इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप दो तरह के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बनस्पत थोड़ा टफ होता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को हार्डवेयर की पूरी नॉलेज, यानी मशीन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी हार्डवेयर लेवल का प्रोग्रामिंग होता है अभी भी मशीन लैंग्वेज में होता है। किसमें होता है? मशीन लैंग्वेज। हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या? रोबोटिक सॉफ्टवेयर या सेंसर की सॉफ्टवेयर, है ना। आप एक दुकान पर जाते हो और देखते हो मेडिकल शॉप में कोई सॉफ्टवेयर जिसको फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, तो वो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो खास एप्लीकेशन के लिए बना है। लेकिन रोबोटिक्स हो, सेंसर हो, है ना, ऑटो ड्राइव कार हो, ये सब क्या है? आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग है। तो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग का अभी भी कोडिंग मशीन में और असेंबली में दोनों में होता है, रादर देन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये तो दो एडवांटेज आपने देखा। डिसएडवांटेज है इट इज इजी टू डिफिकल्ट टू लर्न। ऑब्वियसली यूजर को डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज उसको सीखना है, मशीन सीखना है, ये डिफिकल्ट है। डिबगिंग इज कॉम्प्लेक्स। डिबगिंग समझते हैं? बग समझते हैं? बग मतलब होता है छोटा कीड़ा, या आप देखा जाए वैसे छोटा कीड़ा होता है, लेकिन प्रोग्राम में एरर्स को क्या कहते हैं? बग। अब जैसे क्या होता है, पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 100 लाइन ऑफ कोड हो प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम किस पर हम लोग टाइप करते हैं? ऑब्वियसली कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर के पाइथन में समझा दिया गया है कि यहाँ कॉमा यूज करना है। अगर आपको कॉमा छोड़ देते हो तो कंप्यूटर क्या देगा वहां पर? एरर। तो पूरे 100 लाइन के प्रोग्राम में एक छोटा सा कॉमा के चलते आपका पूरा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब रन नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है, तो एक तरह से बग हो गया। और उसको थ्रू आउट खोज रहे हैं, बग को दूर कर रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम? इसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग। ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज में डिबगिंग क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि एक तो हम कोड नहीं समझ रहे हैं, है ना, 0101 है, उसके बाद खोज रहे हैं कि कहां पर है। ऑब्वियसली इस लिहाज से देखा जाएगा तो डिबगिंग क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए मशीन के। क्लियर है? अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में है एडवांटेज है इट इज यूज टू डेवलप सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अब आते हैं क्या है ये, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो, चाहे मार्केट में देखते हो, है ना, या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम में देखते हो, है ना, आप MS वर्ड देखते हो या पेंट देखते हो या फिर आप फोटोशॉप देखते हो, कोरल ड्रॉ देखते हो, सारा सॉफ्टवेयर देखते हो। ये सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्रामिंग, या फेसबुक देखते हो, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाया जाता है ना। जैसे आप देखे होंगे, आप शॉप में जाते हो, मेडिकल शॉप में या बड़े बड़े शॉप में जाते हो, मॉल में जाते हो, वहां देखते हो कि उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऑब्वियसली जिसमें वो यूज हुआ हो।
जो बनाया है प्रोग्रामर उसके कन्वीनियंट के अनुसार बनाया है। अगर मेरे पास आएगा तो मैं जावा में बनाऊंगा, या अगर वीबी की नॉलेज है तो VB.NET में बनाएंगे, पाइथन में बनाएंगे, है ना। तो उस लिहाज से ये सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर जावा भी तो एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं। जावा को प्रोग्राम अगर आपको करना है या पाइथन का प्रोग्राम आपको करना है तो वो भी आपको कंप्यूटर सिस्टम में पाइथन और जावा पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये भी होगा कि सर पाइथन भी तो कोडिंग करके ही बनाया गया होगा। पाइथन या जावा में कोडिंग करके हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन पाइथन और जावा बनाने के लिए भी तो कोडिंग हुआ होगा। तो वो सब कोडिंग किस में होता है, असेंबली में। किसमें होता है, यानी असेंबली लैंग्वेज के कोडिंग के थ्रू कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है वो आप देख रहे हैं। देखें यहाँ पर इसमें है सी है, C++ है, ठीक है, जावा है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, बेसिक है, एल्गोल है। बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें आपको C++ जावा पढ़ना है। बाकी लैंग्वेज आपको ऑब्सोलीट लैंग्वेज है, पुराना लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना नहीं है, अभी मार्केट में है भी ये नहीं, ठीक है। तो ये सारा लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट आपका लैंग्वेज है जावा, उसकी कोडिंग खुद किसमें हुई है, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। अब आता है इट इज इजी टू लर्न ड्यू टू नेमोनिक्स। ऑब्वियसली नेमोनिक्स कोड इसमें आ गया, ऐड, सब, मल्ट, डिप, जिससे इसको आसान है लर्न करने में, कोडिंग लिखने में, कोडिंग को रन कराने में, एग्जीक्यूट कराने में आसान है। एक डिसएडवांटेज इसका क्या है, इट नीड्स असेंबलर फॉर कन्वर्टिंग इनटू मशीन कोड। तो इससे इसका एग्जीक्यूशन मशीन के बनिस्पत फास्ट होगा या स्लो होगा, स्लो होगा ना, क्योंकि मशीन तो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है, बट असेंबली लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने से पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, सारे समझ रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा आगे। तो ये हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज जिसमें मशीन और असेंबली आ गया। अब यूजर कंप्यूटर को और लोगों को तक पहुंचने के लिए, यानी कि जनरलाइजेशन इसका यूज हो, जनरल पीपुल इसका यूज करें जैसे अभी यूज करते हैं, ठीक है। उसलिए इसको जनरलाइज करने के लिए, सारे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कंप्यूटर में बनाया गया क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे आप कॉपी पर लिखते हो उसी तरह आप कहाँ कर सकते हैं यूज, कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, सिस्टम में यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपको, हाई लेवल लैंग्वेज। और जितना भी अभी हम कोडिंग करेंगे, ऑब्वियसली ये लिखा भी हुआ है, कंटेंट आप देख रहे हैं पावर पॉइंट में, ये सारा किसमें लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें तो कुछ समझना नहीं। बट यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज में कौन लिखता है, यूजर। यूजर अपने हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज पर पहुंच गया, लेकिन कंप्यूटर मशीन है तो वो क्या जानेगा, मशीन लैंग्वेज। समझ रहे बात को। तो हम पहुंच गए हाई में और मशीन अभी भी क्या है, मशीन में। मशीन है तो मशीन के अलावा जानेगा नहीं। तो यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन से कम्युनिकेट होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर यानी कि कुछ ऐसा ट्रांसलेटर हो जो हाई को किसमें चेंज करे, मशीन में, और मशीन को फिर जब मेरे पास आउटपुट दे तो किसमें चेंज करे। तो इसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर आया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दो ट्रांसलेटर है, हाई टू मशीन, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बताएंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। क्लियर है। तो ये चीज हो गया आपको हाई लेवल लैंग्वेज में, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। क्लियर है। एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। मेंटेन करने का मतलब कि बाद में उसमें चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो ये सारा इसमें आसान है हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि थ्रू आउट जैसे आप जानते हो, पहले से जानते आ रहे हो, उसी तरह के लैंग्वेज आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, पाइथन, क्यू बेसिक जो पीसीए पीपीयू को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जावा, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा लो में भी है और हाई में भी है। जब लो में बना था, असेंबली में बना था, तो जावा उतना ज्यादा नहीं था, कुछ और उसको इनहांस किया गया, तो किसमें बनाया गया, हाई में बनाया गया। जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, ये क्या लैंग्वेज है, इसको सी शार्प पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, सी हैश है, बट सी शार्प इसको पढ़ते हैं। तो ये सारा लैंग्वेजेस आपको किसमें बनाया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है।
टाइम टेकन इज लेस, क्योंकि कोडिंग करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। आप जैसे कॉपी पर लिखते हो ऐसे ही यहाँ पर आप टाइप करोगे, ऑब्वियसली टाइम टेकन इज लेस होगा। डिबगिंग इज ऑल्सो फास्ट। तो ये सारा आपका हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है, एडवांटेज है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। हाँ पूछिए सर। वो मतलब असेंबली लैंग्वेज में भी वो बना हुआ है जावा सी प्लस। देखिए कोई चीज बन जाता है तो उसमें इनहांस होते रहता है, कोई चीज एकाएक नहीं कि फर्स्ट ईयर में भी हो जाएगा, अभी भी पाइथन में इनहांस होते रहता है। सब चीज फैसिलिटी जोड़ने के लिए उसको इनहांसमेंट करेंगे ना, तो इनहांसमेंट करते समय उस समय चलता था असेंबली, तो बाकी जो बेसिक चीजें थी वो असेंबली में बना। लेकिन अभी के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीजें ऐड हो रही है जावा में फीचर, वो किसमें बन रही है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करके। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेज हो गया आपको, मशीन, असेंबली एंड हाई लेवल, ये सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसके लिए तीनों के लिए क्या यूज होता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। कभी आपने सुना है कि ट्रांसलेटर मेरा करप्ट हो गया, ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं सुने है ना, है ना। ट्रांसलेटर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है तो इंस्टॉल होता होगा। तो ट्रांसलेटर आपको इनबिल्ट आता है किसके साथ, ओएस के साथ। जैसे आप सिस्टम फर्स्ट टाइम लेते हो तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल करते हो, ओएस। और क्योंकि जान ही रहा है कि बिना ट्रांसलेटर का कंप्यूटर में काम तो होगा नहीं, तो ओएस के साथ ही आपको क्या देता है, ट्रांसलेटर देता है जब आप इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस इंस्टॉल कर रहे हो तो ट्रांसलेटर के अलावा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो उसके साथ देता है। क्या क्या देता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, अलग से आप करते हो कभी नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, एमएस ऑफिस, समझ रहे हैं ना। और कुछ गेम्स होता है जो ताश वाला गेम्स होता है, कार्ड वाला, है ना। कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के अलग से सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल करते हो, वो किसके साथ होता है, ओएस के साथ, ओएस के साथ होता है। तो जो जो बेसिक चीजें हैं जिसकी जरूरत है ही, उसको ओएस के साथ ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है। तो ट्रांसलेटर भी ओएस के साथ ही आता है। मेरे ख्याल से अब ट्रांसलेटर को आप डिफाइन कर लोगे कि क्या होता है ट्रांसलेटर। मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया भी हुआ है, क्लियर है। तो जो अब आया कि ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर आप समझ गए, कंपाइलर इंटरप्रेटर भी आप समझ गए कि हाई टू मशीन एंड मशीन टू हाई। अब समझना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, समझ रहे हैं। अब क्या होता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। दोनों का काम सेम है बट तरीका अलग अलग है। जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, क्योंकि प्रोग्राम आप लिखने के बाद उसका क्या देखेंगे, आउटपुट, रिजल्ट। प्रोग्राम आप लिखेंगे उसके बाद उसको रन कराएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रन कराना, एग्जीक्यूट कराना, उसके बाद आउटपुट देगा। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो वो हाई लेवल का प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तब यहाँ सोचना है कि वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट कर रहा है या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू कर रहा है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग सपोर्ट करता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर को सपोर्ट करते हैं, कुछ कंपाइलर को सपोर्ट करते हैं और कुछ दोनों को सपोर्ट करते हैं। आपका पाइथन इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर को। सी जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो कंपाइलर को सपोर्ट करता है। जावा इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया सपोर्ट की बात, है ना, जो जैसा बनाया उसके अनुसार सपोर्ट करता है। अब मुझे ये, हम लोगों को ये जाननी है कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अब आप बेसिक डिफरेंस थोड़ा समझेंगे। एक मैं छोटा सा ऐसी कोड लिखता हूं और उसको बताता हूं कि कैसे ये काम करेगा। सपोज आपको 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम समझ गए हैं, 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक जनरल प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो ऐसा नहीं कि पाइथन बेस्ड है, ये किसी बेस्ड है, एक जनरल हम ऐसे ही लिखते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 नंबर को जोड़ने के लिए पहला नंबर ए,
ठीक है, और a इज व्हाट, वेरिएबल, एंड 10 इज वैल्यू, b इक्वल्स टू 15, है ना, एंड c इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है, एंड हमको रिजल्ट किसमें स्टोर है, जब तक आप रिजल्ट को प्रिंट नहीं करोगे तब तक वो स्क्रीन पर आएगा नहीं, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट, ठीक है, सी को प्रिंट करेंगे। अब इसलिए ये कोड जब हमने लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, अब ये रन करेगा तो ये किस में चेंज होगा, मशीन में, मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज। अब यहां पर यूज होगा इंटरप्रेटर, क्या यूज होगा, इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन में चेंज करता है। कितने लाइन का कोड है अभी इसमें, 4 लाइन का कोड है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रोग्राम की भाषा में क्या कहते हैं, यानी 4 स्टेटमेंट है, यानी कि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लो में चेंज करेगा मशीन में, और कंपाइलर एक ही साथ पूरे स्टेटमेंट को मशीन में चेंज करेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, समझिए प्रॉब्लम क्या होगा, कौन कैसे काम करेगा। सपोज मैं एक और कोड लिखता हूं, जैसे एक लिखते हैं प्रिंट ए, प्रिंट बी, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं प्रिंट सी, उसके बाद मैं लिख रहा हूं प्रिंट डी। कितने लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, 4 लाइन का है। अब क्या होगा कि कंपाइलर क्या करेगा कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएगा। सपोज बाय द वे आप मान लें कि हर एक लाइन का एंड में कॉमा देना जरूरी है, तभी आपका सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो हम हर एक लाइन के एंड में कॉमा देंगे, यहां कॉमा छूट जाएगा, छूट गया है ना, कॉमा छूट गया यानी कि प्रोग्राम में क्या है, एरर है। अगर ये इंटरप्रेटर के थ्रू लो में चेंज हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तब आपका पहला लाइन का आउटपुट देगा ए, क्योंकि ये सही है, कॉमा है। दूसरा लाइन का आउटपुट देगा बी। उसके बाद जो भी जहां एरर होगा उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। यानी कि जब भी प्रोग्राम का आउटपुट तभी देता है जब प्रोग्राम आपका एरर फ्री हो, है ना, गलत का आउटपुट नहीं देता है। तो यहां पर इंटरप्रेटर होगा तो रुक जाएगा, ठीक है। अब फिर आप वो देगा कि फलाने लाइन में, इस लाइन में कॉमा छूट गया है, कॉमा आप फिर यूज करें और फिर से इसको एग्जीक्यूट कराएं, फिर से आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर के थ्रू जब ये एग्जीक्यूट होगा तो वह कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। इसमें तो कम से कम ए और बी दे दिया, कंपाइलर में कुछ आउटपुट नहीं देगा। वो क्या करता है कि पूरे कोड को एक बार चेंज करता है। तो जब पूरे कोड को मशीन में एक बार चेंज करता है तो पूरा कोड एरर फ्री होना चाहिए, क्लियर है, यानी नथिंग आउटपुट, कुछ आउटपुट ही नहीं देगा। कम से कम ए और बी तो देना चाहिए था, ऊपर से तो सही है, यहाँ गड़बड़ है तो इसके बाद वाला तो ठीक है, इसके बाद वाला स्टॉप किए हुए है, इसके बाद वाला नहीं देंगे, लेकिन इसके ऊपर वाला सही है तो देना चाहिए, लेकिन कंपाइलर ये देता नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं लाइन बाय लाइन का और एक साथ कन्वर्ट होने का। समझ गए सारे लोग पॉइंट, ठीक है। अब कहिएगा सर जहां पर कंपाइलर यूज होगा वहां पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर 4000 लाइन का कोडिंग है तो वो तो अगर इंटरप्रेटर होगा तो समझ जाएंगे कि 500वें लाइन में प्रॉब्लम, 500वें लाइन तक आउटपुट दे रहे हैं, यानी 501 में प्रॉब्लम है। कंपाइलर में तो 501 में प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी आपको देता है कि 501 लाइन में आपका प्रॉब्लम है, आपको सुधार लीजिए, उसके बाद आप, है ना, एरर फ्री करके रन करा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्लियर है। तो पाइथन इज सपोर्टेड इंटरप्रेटर, क्या सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर सपोर्ट करता है, ठीक है। पहले कौन सा बना है, क्या पहले कौन सा बना, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? दोनों एक ही साथ बना है, दोनों एक ही साथ बना। अब ये टाइमिंग नहीं पता है कि पहले कौन बना, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों लगभग एक ही साथ है। जो जैसे क्या हुआ ना कि हर एक लैंग्वेज अपना अपना यूज करते गया अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से, कि हम लैंग्वेज है तो हमने इंटरप्रेटर बना दिया, तो लैंग्वेज डिपेंडेंट ये बनते गया, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप समझ गए। अब आते हैं
यहाँ देख लीजिए किसका है, कंपाइलर का है। कंपाइलर में देखिए पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज कर रहा है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कोड किसको कह रहे हैं, मशीन को ही, ये ऑब्जेक्ट ही है ना, तो मशीन कोड को ही क्या कहेंगे, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मशीन लैंग्वेज कहिए, मशीन कोड कहिए, ऑब्जेक्ट कोड कहिए या बाइनरी लैंग्वेज कहिए, ऑल आर सेम। क्लियर है। और असेंबली तो अकेले है और हाई लेवल लैंग्वेज भी क्या है। एक चीज और लिखा हुआ है सोर्स कोड। सोर्स कोड आप समझते हो, देखिए कुछ कुछ टर्म जो प्रोग्राम में आ रहा है वो टर्म आपको हमेशा यूज होते रहेगा, तो नया नया जो भी टर्म्स आते जाएंगे उसको सीखते जाना है। तो सोर्स कोड क्या होता है कि जो आप कोडिंग लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, वही क्या है, सोर्स कोड है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखते होगे, वो सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है वो उसका कोड तो कहीं होगा ना, और उसी कोड का क्या है, वो सॉफ्टवेयर आउटपुट है। क्या है वो, आउटपुट है, वो तो उसका आउटपुट है, लेकिन जो मेन कोड है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो आप लोग भी बनाइएगा प्रोग्राम तो एक तरह से सोर्स कोड ही लिखिएगा, तो दैट आर कॉल्ड सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को कंपाइलर चेंज करेगा किसमें, ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है। अब आगे आते हैं और इसमें है आपका इंटरप्रेटर। और यहां पर देखिए इंटरप्रेटर आपको हर एक लाइन बाय लाइन एरो से आप जान सकते हैं कि लाइन बाय लाइन कोडिंग को क्या करता है, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके मशीन में चेंज करता है। और जहां एरर मिल रहा है, स्टॉप एरर रिपोर्ट, है ना, इसके बाद भी हो सकता है, तो यहाँ ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। समझ गए, है ना, पॉइंट समझ गए। तो ये हो गया आपका, दो चीज हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। क्लियर है। हाँ, तो इसको पढ़ के भी आइएगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बोले और अगले दिन फिर आपको ये याद नहीं होगा, तो इसको आपको पढ़ के जरूर आना है। बोल दिए आज शेयर कर देंगे, नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, वहीं पर स्टॉप कर लेगा। हाँ, सर जो कन्वर्ट करता है तो उस समय आउटपुट भी दिखा देता है इंटरप्रेटेड। हाँ, जैसे कि सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है तो आउटपुट दिखाने के लिए फिर से उसको मतलब हाई लेवल तो हम लोग जो समझ में आता है उसमें कन्वर्ट करता होगा। हाँ, आउटपुट सोर्स कोड पूरा करने के बाद एक मिनट, बी क्वाइट यार, हल्ला क्यों होने लगता है। सोर्स कोड अंदर जब जाता है मशीन में तो उसपे हमको कमांड नहीं रहता है, वो पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है। उसको आप देख सकते हैं, वो दिखाएगा कि ये सोर्स, ये मशीन कोड का फाइल है, बट उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें हो गया आपको, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल में आप लोग पढ़े होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। ये सब कल हम ऐड किए हैं, आज ऐड किए हैं, जैसे पिछले क्लास में बताए थे वाई पाइथन, लेकिन हमको लगा कि ये सब चीजें भी डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जनरेशन है, कंप्यूटर के जनरेशन के। कंप्यूटर के जनरेशन में कितने जनरेशन है, 5 जनरेशन। क्लियर है। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कितना जनरेशन है, 5 जनरेशन। कितना जनरेशन है, 5 जनरेशन। 3 अगले, 2 अगले में है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन में तो कोई, इसमें ध्यान देना है कि कौन से जनरेशन में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या था, वो तो मशीन था पूरा। सेकेंड जनरेशन में असेंबली आ गया, एंड थर्ड जनरेशन में आपका आया सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, पास्कल, फोर्ट्रान, ये सब आया आपको थर्ड जनरेशन। क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सब आया थर्ड जनरेशन में, और यहीं से आया आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं बात को। तो ये आ गया कर्नल। क्या कर्नल, कर्नल आपको यूज होता है जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हाँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल यूज होता है, विंडोज में नहीं यूज होता है, तो ओएस का पार्ट है, ओएस में अपना पूछ लीजिए। अब है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। पाइथन जो है
वो कौन सा जनरेशन लैंग्वेज है? 4th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो भाई, बातचीत क्यों कर रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हैं, प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, तो हंस क्यों रहा है? मतलब उसी तरह मुंह खुला रहता है। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दो। जैसे आप प्रोग्राम करेंगे तो दो तरह के प्रोग्रामिंग होते हैं, कंसोल बेस्ड एंड विंडोज बेस्ड। इसको थोड़ा सा समझिएगा, कंसोल बेस्ड क्या होता है और विंडोज बेस्ड क्या होता है। कंसोल डिवाइस आप समझते हैं, जैसे ये सब कंसोल डिवाइस है, माउस, स्क्रीन, कीबोर्ड, सारा क्या है? कंसोल डिवाइस। तो क्या वो भी बोल सकता है, पेरिफेरल डिवाइस वो भी बोल सकता है, कंसोल भी बोल सकता है, आउटपुट भी बोल सकता है, इनपुट भी बोल सकता है, सब बहुत सारा नेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करने का मतलब कि जो भी हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे ना, तो जैसे 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम है, तो कुछ ऐसे मैसेज आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर हम लोग फर्स्ट नंबर डालेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं, टाइप करने में ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहां पर आपको इंटर लेना होगा नंबर, उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, और यहां पर आपको होगा सेकेंड नंबर होगा 20। उसके बाद आपको आउटपुट देगा एडिशन इक्वल टू 30। ये हो गया कंसोल बेस्ड, यानी कि इसमें जो लिखा रहेगा वो टेक्सटुअल टाइप की आउटपुट होगा, ठीक है। एडिशन 20 30 देगा, ठीक है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आउटपुट होगा, वो टेक्सटुअल आउटपुट होगा। लेकिन विंडो बेस्ड में आपको जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ग्राफिकल होगा। क्या होगा? GUI होगा। समझ रहे मेरी बात को? GUI कहने का मतलब कि हर एक चीज का बॉक्स बना होगा। क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा और एक स्क्वायर बॉक्स बना होगा, और यहाँ पर क्या बना होगा? स्क्वायर बॉक्स बना होगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर बॉक्स बना होगा, और नीचे बटन बना होगा जिस पर टाइप किया होगा ऐड। तो पहला वैल्यू डालेंगे बॉक्स में, दूसरा वैल्यू डालेंगे बॉक्स में, और ऐड पर क्लिक करेंगे तो तीसरे बॉक्स में आपको उसको आउटपुट आ जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम को कहते हैं विंडो बेस्ड प्रोग्राम। और जो नॉर्मल टेक्सटुअल जो रहता है, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो किस तरह के प्रोग्रामिंग है? कंसोल बेस्ड। तो पहले हम लोग पूरे पाइथन में क्या सीखेंगे? कंसोल बेस्ड, लास्ट में थोड़ा सा विंडो बेस्ड है। क्लियर है? तो जो 3rd जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, उसमें सिर्फ कंसोल बेस्ड था। क्या था? कंसोल बेस्ड। और 4th जनरेशन में आया, उसमें क्या था? विंडो बेस्ड। क्या था? विंडो बेस्ड। यानी पाइथन में कंसोल बेस्ड भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और विंडो बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? लेकिन शुरुआत में हम लोग कंसोल बेस्ड ही प्रोग्रामिंग को करेंगे। कंसोल बेस्ड और विंडो बेस्ड में अंतर नहीं है। विंडो बेस्ड में थोड़ा डिजाइन बना के कर देना है, डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा करना है, बाकी लॉजिक क्या रहेगा? सेम रहेगा। 2 नंबर को जोड़ने के लिए ऑब्वियसली प्लस ही यूज करना पड़ेगा, है ना। प्रिंट करने के लिए प्रिंट ही यूज करना पड़ेगा, बस प्रिंट की जगह पर स्क्रीन पर नहीं जाके उस बॉक्स में आउटपुट भेजना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये हो गया 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन में। एंड 5th जनरेशन में आपको वैसा लैंग्वेज आया जो लैंग्वेज आपको रोबोटिक्स में यूज होता है। किसमें यूज होता है? रोबोटिक्स में यूज होता है। और वो लैंग्वेज है आपको OPS 5, प्रोलॉग और मर्क्यूरी। ये सारा लैंग्वेज आपको 5th जनरेशन लैंग्वेज है। तो पाइथन इज विच जनरेशन लैंग्वेज? 4th जनरेशन लैंग्वेज में डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? डेटाबेस का। डेटाबेस समझते हैं ना? डेटाबेस कहने का मतलब क्या होगा कि जहां पर हमको बल्क में डेटा स्टोर करना होगा। डेटा स्टोर करने का मतलब क्या होगा कि जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, थोड़ा समझ लीजिए बातों से। ऑनलाइन फॉर्म सब लोग भरे होंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो देखते हैं बना हुआ, वो किसके थ्रू बनता है? वेबसाइट पर बनता है। अब इसलिए उसके लिए हमको कोई ना कोई उस डिजाइन को बनाने के लिए जितना भी बॉक्स आप देखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो,
चाहे वो चेक बॉक्स हो, चाहे वो क्या हो, ऑप्शन बटन हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो, टेक्स्ट एरिया हो, लेबल हो, बहुत सारा चीज होता है ना एक फॉर्म में। तो उस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, PHP। लेकिन जो लोग उस फॉर्म को भरते हैं और भरने के बाद सबमिट करते हैं, तो सारा डेटाबेस कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना। तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसको किस तरह का सॉफ्टवेयर कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कब आया? 4th जनरेशन लैंग्वेज। और आपको डेटाबेस भी पढ़ना होगा, शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि बिना डेटाबेस का काम एक सॉफ्टवेयर पूरा बना आप नहीं सकते। दोनों चीज की नॉलेज जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी और डेटाबेस लैंग्वेज की भी। क्लियर है? तो ये हो गया जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? तो अब आप पूछ सकते हैं, जितना अभी हमने डिस्कस किया उसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, और आपको किसी भी तरह के इसमें पूछना है तो आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने बता दिया था क्या क्या था, प्रोग्राम समझ गए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, सॉफ्टवेयर आपने समझ गया था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपने बताए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जान गया, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में दो चीजें होती है, असेंबली एंड मशीन। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? हाई लेवल एंड ट्रांसलेटर। और उसके बाद जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? लो लेवल प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे? क्योंकि फर्स्ट में मशीन था और सेकेंड में। अब आपका कॉल है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वन वे सिर्फ हम बोले जा रहे हैं। सर एक जो विंडोज बोले, ये मतलब ये विंडोज ओएस से अलग है यार? देखिए, विंडोज कहने का मतलब क्या होता है, विंडोज बेस्ड कहने का मतलब क्या होता है? जैसे पहले चलता था डॉस, दो तरह के होता है ना इंटरफेस, एक होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कि सब चीज आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सब चीज के लिए क्या है? GUI, यानी माउस की यूज करके क्लिक करके हम कोई चीज आइकन को क्या कर सकते हैं? ओपन। तो इसको दिया गया विंडोज, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है ना, विंडोज ओएस है ना, तो इसी के थ्रू उसका भी नाम है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। यानी कि सारा चीज उसमें ग्राफिकल हो, है ना, बॉक्स बना हो, इनपुट लेने के लिए बॉक्स हो, बटन करने के लिए बटन हो, ड्रॉप डाउन मेनू होता है ना, क्लिक कीजिएगा तो लिस्ट आएगा। तो ये सब कोई हम लोग विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। और ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर जब बनाओगे तो कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर कोई यूज करेगा आपका? नो सर। कैसा सॉफ्टवेयर यूज करेगा? विंडोज बेस्ड यूज करेगा। तो पाइथन में तो अभी आप तो प्रोग्राम सीख ही रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपको विंडोज बेस्ड और कंसोल बेस्ड पर नहीं जाना है, फर्स्ट टाइम जानना है कि प्रोग्राम आखिर करते कैसे, लॉजिक कैसे बनाते हैं, और कैसे क्या क्या चीजें प्रोग्राम्स में होता है, ये सीखना है। वो तो बाद की बातें हैं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले तो प्रोग्राम की बेसिक चीजें और प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है उस चीज को सीखना है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, क्या पूछो? किसी भाई कोई क्वेश्चन है पीछे पूछ सकते हैं। पहले वाला